नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम यूनिट 4 अर्थात समाज शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। समाज शास्त्र एक बहुत ही आनंददायक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अध्ययन से हम न केवल अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, बल्कि यदि हम समाज शास्त्र में पारंगत हो जाते हैं तो सभी प्रकार की सामाजिक समस्याएं जैसे जाति प्रथा, सांप्रदायवाद, नक्सलवाद, भेदभाव इत्यादि को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे एवं उनका जो मूल कारण है उसको पकड़ पाएंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि जब भी इन सामाजिक समस्याओं को हल करने की बात होगी, चाहे हम मुख्य परीक्षा में लिखें या हमारे व्यवहारिक जीवन में इनके समाधान की बात होगी, तो हम बहुत ही अच्छे से एक ठोस उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर इस यूनिट से देखें तो इस यूनिट से भी कुल 30 मार्क के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 30 मार्क्स के प्रश्नों में से जो 3 नंबर के पूछे जाएंगे, राइट, तो जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 9 नंबर के जो प्रश्न है वो 3 नंबर या 3 मार्कर होंगे। फिर जो 5 मार्कर क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी, अर्थात 10 नंबर के हो जाएंगे। और इस यूनिट से 11 मार्कर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात टोटल कितने हो जाएंगे, 30 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस यहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाने वाले हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक नया दृष्टिकोण, नया नजरिया डेवलप करने की भी ज़रूरत है। अभी तक हमने यहाँ पर अर्थशास्त्र को पढ़ा था, अब हम चूंकि यहाँ पर समाज शास्त्र को पढ़ेंगे, इसीलिए उत्तर लिखते समय हमारे प्रश्नों में या हमारे उत्तर में सामाजिक शब्दावली होनी चाहिए। इसके साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण भी झलकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम तार्किक रूप से उत्तर ना देकर सामाजिक व्यवस्था को समझते हुए उत्तर को लिखेंगे। राइट, तो ये 30 नंबर के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो पाठ्यक्रम है वो हम यहाँ पर एक तरीके से एक बार में समझ लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक समरसता का हो जाएगा। राइट, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सरल टॉपिक है। राइट, सामाजिक समरसता अर्थात देश में मिलजुल कर रहना। और वर्तमान समय में हमारा देश भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, आर्थिक विचारधारा के आधार पर, धर्म के आधार पर, कई आधारों पर कई भागों में विभाजित है। और ये विभाजन जब आगे जाकर और तीव्र हो जाएगा तो यही क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हमारे देश को सामाजिक समरसता के साथ अर्थात मिलजुल के रहने की आवश्यकता है। तो पहला टॉपिक हो जाएगा सामाजिक समरसता का। फिर हम संस्कृति क्या होती है, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, राइट, सभ्यता क्या होती है, तो सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा को पढ़ेंगे, इनमें अंतर क्या होता है वो समझेंगे। फिर भारतीय संस्कृति क्या है और भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद में संस्कार को पढ़ेंगे और संस्कारों से संबंधित जो विविध संदर्भ है, राइट, 16 संस्कार है, उनका भारतीय समाज में क्या महत्व है, राइट, और संस्कार जो है वो वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक हैं। राइट, फिर वर्ण व्यवस्था को पढ़ेंगे, आश्रम, पुरुषार्थ चातुष्ट को पढ़ेंगे। फिर धर्म व मत पंथों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर विवाह की पद्धतियों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। इसके साथ ही जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, हमारे देश में विभिन्न समुदाय जो कि पिछड़े हुए हैं उनके विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो जाएगा। फिर प्रसार शिक्षा, उसके बाद में पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों, राइट, एनजीओ की भूमिका। फिर स्वसेवा के क्षेत्र में जो ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां हैं उनको समझेंगे और सबसे अंत में कुटुंब न्यायालय को समझेंगे। तो ये था यूनिट 4 का सिलेबस, जिसमें से हम बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको पढ़ेंगे।
क्योंकि समाज शास्त्र से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हमें समाज शास्त्रीय नज़रिए से सामाजिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज हम इस टॉपिक की एक तो आधारभूत जो है तैयारी, राइट, या बेसिक्स को कंप्लीट करें, इसके साथ ही हम समाज शास्त्र को भी जानने का प्रयास करें ताकि कैसे उत्तर लिखना है, किस विचारधारा से हमको इस टॉपिक को पढ़ना है, ये स्पष्ट हो जाए, राइट। अब अगर हम देखें तो जो समाज शास्त्र है, राइट, समाज शास्त्र सीधा सा मतलब हुआ, राइट, समाज का अध्ययन, राइट, समाज का अध्ययन ही क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कई शब्द आते हैं, जैसे समूह हुआ, राइट, समूह हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, फिर समाज हो जाएगा। ये शब्द क्या है, इनके अर्थ क्या होते हैं, इनमें संबंध क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते चलेंगे। तो मैं आपको शुरू से बिल्कुल बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सामाजिक समूह। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर सामाजिक समूह को। देखिए, सामाजिक समूह से तात्पर्य क्या होता है, जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ में कोई भी संबंध स्थापित करता है या उनसे वार्तालाप करता है, उनसे जानकारी लेता है, उनकी मदद करता है, उनके साथ में कोई भी कार्य करता है, तो उसको अंतःक्रिया कहते हैं। और इसी अंतःक्रिया से समूह बनता है। फलस्वरूप जैसे आप पढ़ने के लिए किसी भी शहर में गए हैं तो आप हॉस्टल में रहेंगे। अब हॉस्टल में जो भी उसी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, आप उनसे मिलेंगे, कॉलेज कब लगता है, क्या आज पढ़ाया गया, ये आप पूरा का पूरा वार्तालाप स्थापित करेंगे। हो सकता है कभी आप साथ में कॉलेज भी जाएं, साथ में पढ़ाई भी करें, अर्थात आप दोनों ने, या हो सकता है कि 4 से 5 विद्यार्थियों ने अंतः संबंध स्थापित किया या फिर संबंध किया, और इसे ही कहते हैं सामूहिकता बनाना। तो कुल मिलाकर मानव जीवन को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि मानव अनिवार्य रूप से अपने आसपास में जो व्यक्ति होते हैं या व्यक्तियों से संवाद स्थापित करता है एवं अंतःक्रिया स्थापित करता है, और इसी से वह सामाजिक समूहता को भी क्या करता है, स्थापित करता है। चाहे कोई भी समुदाय हो, प्राचीन हो, सामंती हो या आधुनिक हो, चाहे एशियन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, सभी मानव समूहों में सामाजिक समूहता का गुण होता है। इसके साथ ही ये जो विभिन्न समाज होते हैं उनमें समूहों एवं सामूहिकताओं के क्या होते हैं, प्रकार भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के स्वरूप, जब हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो लंबे समय तक जो अंग्रेजी ताकत थी, उस ताकत से हमारे देश के लोगों ने लड़ाई की, और इसके साथ ही उन लड़ाई करते वक्त भी अपनी पहचान एक सामूहिकता या एक समूह के रूप में विकसित की, जो कि अंततः एक भारतीय के रूप में क्या हुई, पहचानी गई, राइट। जिससे हम कह सकते हैं कि जो सामूहिकता थी वो एक राष्ट्र का मिला जुला अतीत और एक तरीके से देखें तो क्या है, साझा भविष्य। अब यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि एक सामाजिक समूह में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या फिर समाज की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्नलिखित जो है विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि सामाजिक निरंतरता के लिए दीर्घ स्थायी अंतःक्रिया स्थापित होनी चाहिए। दीर्घ अंतः स्थापित क्रिया से तात्पर्य क्या हुआ कि लंबे समय तक वो आपसी संपर्क में रहे, राइट, संवाद में रहे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, कार्यों में परस्पर सहयोग करें या अन्य प्रकार की क्या हो जाएंगी, क्रियाएं हो जाएंगी। तो जब दीर्घ स्थायी अंतःक्रिया होगी तो उससे क्या होगी, निरंतरता आएगी। दूसरा, इन अंतःक्रियाओं का स्थिर क्या होनी चाहिए, प्रतिमान होनी चाहिए। प्रतिमान में हो सकता है कि आप जिन व्यक्तियों के साथ में सामूहिकता निर्मित करते हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, राइट, आपके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, राइट, आपके जो है अधीनस्थ हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, राइट। तो जब आप किसी एक समूह से एक निश्चित या स्थिर प्रतिमानों पर अंतः
क्रिया करेंगे तो उसमें या आपका जो है वो समूह स्थापित होगा, राइट। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की क्या होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, राइट। अगर जो समूह का पूरा जो सामूहिक नाम है, अगर आप उसमें नाम को स्वीकार करने में अपनत्व की भावना लेके आते हैं या उसको सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही जो प्रत्येक व्यक्ति है वो समूह के प्रति जो नियम है, अनुष्ठान है या प्रतीकों के प्रति भी क्या हो, सचेत हो, तो वो क्या होगा, समूह में सम्मिलित माना जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं किसी विशेष समूह में हूँ, जैसे छात्र हूँ, और अगर मैं छात्रों के जो भी प्रतिमान है, जो भी वार्तालाप है, जो भी विचारधारा है, अगर मैं उनका सम्मान करूंगा तो मैं उस समूह का सदस्य रहूंगा। और जिस दिन अगर मैं उन प्रतिमानों को नहीं मानूंगा तो हो सकता है मैं उस समूह से बाहर हो जाऊं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि व्यक्ति जब साथ में हो, देखिए व्यक्ति अगर एक कमरे में 5 व्यक्ति बैठे तो वो समूह नहीं होगा, उनकी क्या होनी चाहिए, साझी रुचि या एक समान रुचि भी होना चाहिए, राइट। इसके साथ ही जो सामान्य मानक है और मूल्यों को जो है वो सब लोग स्वीकार करें, उनको अपने जीवन में अपनाएं। इसके साथ ही एक परिभाषित जो है संरचना भी होनी चाहिए। परिभाषित संरचना का मतलब क्या हुआ कि व्यक्तियों एवं समूहों के बीच में नियमित और बार बार होने वाली अंतः क्रिया के प्रतिमानों से जो उत्पन्न होती है उसको हम पारिवारिक जो है संरचना कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो है एक सामूहिक समूह में न्यूनतम इतने जो है गुण होने चाहिए, तब हम उस व्यक्तियों के समूह को क्या कहेंगे, व्यक्तियों के जो ग्रुप है उसको सामाजिक समूह कहेंगे, राइट। इसके साथ ही अगर हमको एक शब्द में परिभाषा लिखनी हो तो हम सीधा कह सकते हैं कि एक सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतः क्रिया करने वाले व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, समान संस्कृति, समान मूल्यों और मानकों को क्या करते हैं, बांटते हैं या अपनाते हैं, उसे सामूहिक समूह कहा जाता है, सामाजिक समूह कहा जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर जो सामाजिक समूह है उनके प्रकारों को समझेंगे। तो सामाजिक जो समूह है उनको हम प्राथमिक समूह हो जाएगा, द्वितीयक समूह हो जाएगा, राइट, परंपरागत समूह हो जाएगा या फिर आधुनिक समूह हो जाएगा। तो इनमें अंतर क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, परंपरागत समूह। परंपरागत समूह या परंपरागत समाजों की विशेषता ये होती है कि इसमें नजदीकी, घनिष्ठ या आमने सामने की अंतःक्रिया होती है, राइट। या हम कह सकते हैं कि वह समूह जिसमें बहुत ही नजदीकी, घनिष्ठ या आमने सामने की अंतःक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, परंपरागत। परंपरागत क्या कहा जाता है, सामाजिक समूह कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, हमारा परिवार हो जाएगा या हमारे रिश्तेदारों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, राइट। दूसरा हो जाएगा आधुनिक समाज, राइट। तो आधुनिक समाज या आधुनिक जो समूह होते हैं उसमें अवैयक्तिक जो होते हैं अंतःक्रिया होती है, अनासक्त क्रिया होती है, इसके साथ ही क्या होती है, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। कुल मिलाकर शहरों में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अपने कार्यों में बिजी होता है, उसका एक छोटा सा समूह होता है और बाकी के जो लोग हैं वह उससे उतना घनिष्ठ नहीं होता है, एटलीस्ट वह उनसे परिचित भी नहीं होता है और ना ही उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो परंपरागत सामाजिक समूह या परंपरागत समाजों में नजदीकी, घनिष्ठ एवं आमने सामने की अर्थात नजदीकी अंतःक्रिया होती है, वही आधुनिक समूहों में अवैयक्तिक, अनासक्त एवं दूरस्थ अंतःक्रिया स्थापित होती है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर प्राथमिक सामाजिक समूह। देखिए प्राथमिक सामाजिक समूह वह सामाजिक समूह होता है जिसमें अंतःक्रिया घनिष्ठों के बीच में एवं आमने सामने मेल मिलाप और सहयोग द्वारा क्या होती है, स्थापित होती है। या प्राथमिक सामाजिक समूह वे समूह होते हैं जिसमें व्यक्ति घनिष्ठ होते हैं, काफ़ी मेल जोल वाले होते हैं एवं
सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं, राइट। इसके साथ ही जो प्राथमिक समूह है उनके सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की जो है भावना भी होती है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, परिवार एक प्राथमिक सामाजिक समूह हो जाएगा, गांव और मित्र हो जाएंगे, राइट। ये सभी क्या है, प्राथमिक सामाजिक समूह है। अब हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक सामाजिक समूह। देखिए, जो द्वितीयक सामाजिक समूह होते हैं वो प्राथमिक सामाजिक समूहों की तुलना में अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। और द्वितीयक सामाजिक समूहों में जो अंतःक्रिया होती है वह कैसी होती है, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है, अवैयक्तिक अंतःक्रिया होती है एवं अनासक्त अंतःक्रिया होती है। तो ये प्राथमिक समूहों की अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं और इसमें औपचारिक एवं अवैयक्तिक क्या होती है, संबंध होते हैं। जबकि जो प्राथमिक समूह होता है उसमें सदस्यों में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं और इसमें अवैयक्तिक, कुल मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर जो है अवैयक्तिक संबंध होते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं होते, राइट। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो प्राथमिक समूह होता है वो व्यक्ति क्या होता है, उन्मुख होता है, अर्थात व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों से क्या होंगे, संबंध होंगे। जैसे क्या हो जाएगा कि आपके ताऊ जी हो गए, चाचा जी हो गए या फिर आपके मित्र हो गए, तो आपके जो रिश्तेदार हैं या मित्रों का जो भी समूह होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्राथमिक समूह कहलाएगा, राइट। जबकि जो द्वितीयक समूह होता है ये अपेक्षाकृत बड़ा वर्ग होता है और इसमें आपसी संबंध नहीं होते, जबकि इसमें जो है लक्ष्य उन्मुख होता है, राइट। तो यहाँ पर ये व्यक्ति उन्मुख होता है और जबकि ये क्या होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 90 विद्यार्थी हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के 90 विद्यार्थियों का जो समूह होगा वो कैसा होगा, द्वितीयक समूह होगा। और आपके उसी क्लास में 5-6 जो मित्र रहेंगे जिनसे आपकी मित्रता के संबंध हैं वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक समूह कहलाएगा, राइट। अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी, समुदाय की, राइट। तो समुदाय से सीधा सीधा हम एक तरीके से कह सकते हैं कि समुदाय जो है वो परिवार का बड़ा रूप होता है और समाज का छोटा रूप होता है। अर्थात समाज से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक वैयक्तिक, राइट, घनिष्ठ और कैसे होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, अर्थात परिवार के समान। तो उन मानव संबंधों का समूह जिसमें संबंध बहुत अधिक वैयक्तिक होते हैं, व्यक्ति से संबंधित होते हैं, घनिष्ठ होते हैं और चिरस्थायी होते हैं, राइट। जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी तो नहीं है परंतु परिवार के समान ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसे क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है, राइट। तो जो समुदाय है वो परिवार से जो संबंध होते हैं, एक व्यक्ति के परिवार या अपने जो रिश्ते नातेदार होते हैं उनके समान ही समुदाय के व्यक्तियों से उसके क्या होते हैं, संबंध होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, समाज की, तो समाज रीतियों का, कार्य विधियों का, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, किसका, अनेक समूहों तथा उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की क्या है, व्याख्या होता है। और इस निरंतर परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और यह सामाजिक जो है संबंधों का जाल होता है जिसमें सदैव क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो समूह होता है एक व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह जिनकी विचारधारा एक समान होती है, राइट, सामाजिक रीतियां होती हैं, कार्यविधियां होती हैं, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता होती है, राइट, अनेक समूहों एवं जो है उप विभागों में क्या होता है, बटा हुआ होता है और इसमें मानव के व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको सामाजिक समूह, राइट, समुदाय और क्या,
समाज। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो व्यक्ति के जो वैयक्तिक संबंध होते हैं वो सबसे अधिक घनिष्ठ कहाँ होते हैं? परिवार में होते हैं, राइट। परिवार के बाद में अगर हम देखें तो फिर क्या बनेगा? समुदाय बनेगा, समुदाय। तो परिवार से जो उसके अधिक घनिष्ठ संबंध होते हैं वो उसके किससे बनते हैं? समुदाय से बनते हैं, राइट। और समुदाय के बाद में फिर क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा समाज आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके का जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है, ठीक है। अब ये अगर आपको स्पष्ट आ गया होगा तो अब आपको यहाँ पर समाज शास्त्र बहुत अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। अब हम समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो स्पष्ट है समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है, परंतु समाज शास्त्र में समाज के अध्ययन के साथ साथ सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का एवं सामाजिक समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। ये इसकी सबसे सटीक परिभाषा है, राइट। तो समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, अर्थात इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही समाज शास्त्र में समाज के अध्ययन के साथ साथ सामाजिक क्या हो जाएंगे? संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का एवं सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, राइट। और समाज शास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। इसके रूप में मान्यता दिलाने का जो श्रेय है वो फ्रांस के प्रसिद्ध समाज शास्त्री, राइट, ऑगस्टस कॉम्ट को जाता है। ऑगस्टस कॉम्ट ने ही एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाज शास्त्र को स्थापित किया था। यही कारण है कि ऑगस्टस कॉम्ट को समाज शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। इसके साथ ही ऑगस्टस कॉम्ट के साथ ही कुछ प्राचीन समाज शास्त्री थे भी जिन्होंने एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाज शास्त्र को स्थापित किया था। उनमें क्या हो जाएंगे? दुर्खीम हो जाएंगे, स्पेंसर हो जाएंगे और मैक्स वेबर जो है ये उल्लेखनीय है। और इनके लेखन से ही या इनके सहयोग से ही समाज शास्त्र को एक नए विषय के रूप में जो है वो मान्यता प्राप्त हुई थी। तो इसके जो है जनक कौन है समाज शास्त्र के? राइट, वो हो जाएंगे ऑगस्टस कॉम्ट हो जाएंगे, राइट। अब समझते हैं समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो समाज शास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोशियस, राइट। तो जो समाज शास्त्र है वो अंग्रेजी के शब्द किससे लिया गया है? सोशियो और लॉजी से लिया। अगर अंग्रेजी से चले तो यहाँ पर सोशियोलॉजी में एक शब्द हो जाएगा सोशियस। तो समाज शास्त्र जो है अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है और सोशियोलॉजी में एक शब्द हो जाएगा सोशियस। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज। वहीं लॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? शास्त्र या विज्ञान। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो समाज शास्त्र अर्थात क्या हो जाएगा? समाज का विज्ञान हो जाएगा या समाज का क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा। तो समाज शास्त्र से तात्पर्य है समाज का विज्ञान, राइट। अब हम यहाँ पर समाज शास्त्र की जो है वो परिभाषाएं पढ़ेंगे। देखिए, अभी अभी मैंने बताया था कि जो समाज शास्त्र है वो समाज का विज्ञान है, राइट। और समाज के विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र को एक नए विषय के रूप में स्थापित किया था ऑगस्टस कॉम्ट ने। लेकिन बाद में जाकर और अन्य वैचारिक आए जिन्होंने समाज शास्त्र को नए तरीके से परिभाषित किया। जैसे कुछ जो है प्रमुख विचारक, उनके अनुसार समाज शास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है, राइट। तो कुछ जो है उनके अनुसार ये क्या है? सामाजिक संबंधों का क्या है? अध्ययन। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है? समाज शास्त्र है। तो कुछ के अनुसार जो सामाजिक समूह है
राइट, सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा हुआ? समाजशास्त्र हुआ। तो कुछ के अनुसार जो है सामाजिक अंतःक्रिया, राइट। तो इस तरीके से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र है, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र है, सामाजिक समूह का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र है, और समाज की सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन भी क्या है? समाजशास्त्र है। तो शुरुआत में इसको समाज का अध्ययन को ही समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता था, बाद में ये विचार एवं सिद्धांत प्रकाश में आए। इस तरीके से वर्तमान समय में हम समाजशास्त्र को इन 4 शाखाओं में इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले जो समाजशास्त्री हैं उनमें कौन सा हो जाएगा? गिडिंग्स हो जाएगा, समनर हो जाएगा, वार्ड्स हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? ओडम हो जाएगा। अब इनमें से हम 1-2 की परिभाषा भी यहाँ पर याद रख लेते हैं, राइट। चूंकि ये सिलेबस हमारे इसमें नया जुड़ा है, हमारे टॉपिक में नाम लिखा है समाजशास्त्र, तो हो सकता है कि 3 नंबर में जो है एक आध परीक्षा भी पूछी जा सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है। तो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में मानने वाले समाजशास्त्री कौन कौन है? राइट, गिडिंग्स हो जाएगा, समनर हो जाएगा, वार्ड हो जाएगा, और ओडम हो जाएगा। जिसमें से वार्ड के अनुसार क्या है? वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का क्या है? विज्ञान है। वहीं गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या करता है, राइट। समाज को एक यूनिट मानता है और उस समाज को एक समग्र इकाई के रूप में उसका व्यवस्थित वर्णन करता है एवं व्याख्या करता है। ये गिडिंग्स की परिभाषा है। अब ओडम ने क्या कहा है? ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है। इस तरीके से वार्ड, गिडिंग्स, ओडम और समनर ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। अब दूसरा अगर हम देखें तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, राइट। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई संबंध होते हैं जिनसे वह अंतःक्रिया स्थापित करता है। जैसे हो सकता है कि कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, तो मित्र हो सकता है, तो आपका सहपाठी हो सकता है, या सहकर्मचारी हो सकता है, या फिर आपके और उसके कुछ कॉमन क्या है? उद्देश्य हो सकते हैं। इन आधारों पर ही सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, और सामाजिक संबंधों के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित करने वाले हैं मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पर ये जो जितने भी समाजशास्त्री हैं इनके नाम आगे जब हम संस्कार पढ़ेंगे, राइट, संस्कृति पढ़ेंगे, सभ्यता पढ़ेंगे, तो इन्होंने वहाँ पे भी जो परिभाषाएं दी हैं उनको भी कोट करेंगे, राइट। तो मैकाइवर पेज हो जाएगा, क्यूबर हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा, बानवीज हो जाएगा, आर्नोल्ड एम रोज आदि हो जाएंगे। इनके अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। तो इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है एवं संबंध के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो एक तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर आपको न केवल समाजशास्त्र की परिभाषा प्राप्त हुई है बल्कि समाज की भी प्राप्त हुई है। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और संबंधों के इसी जाल को मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा है? समाज कहा है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्यूबर। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। तीसरी बानविज की परिभाषा हो जाएगी, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का
एकमात्र आधार है। राइट, तो कुल मिलाकर इन परिभाषाओं में समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र को समाज विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। तो ये दोनों विचारधाराएं विरोधाभासी नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही है। उसका कारण क्या है कि सामाजिक संबंधों, ध्यान रखना, सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होने वाली व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सामाजिक संबंधों से जो व्यवस्था निर्मित होगी उसको क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। अर्थात सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी समाजशास्त्र होगा और समाज का अध्ययन भी क्या होगा, समान होगा। लगभग ये क्या है, एक ही है। फिर तीसरा हो जाएगा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के संबंध में हो जाएगा। राइट, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार की अंतःक्रिया स्थापित करता है, इस आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया है गिलिन ने, गिन्सबर्ग ने, जॉन सिमेल हो जाएगा और मैक्स वेबर। अगर हम देखें यहाँ पर तो मैक्स वेबर के अनुसार क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। राइट, तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। दूसरा, गिलिन के अनुसार है व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का क्या कहा जाता है, अंतः संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अंतःक्रिया की परिभाषा भी प्राप्त हो रही है कि अगर हम व्यापक रूप से देखें तो जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फलस्वरूप जो संबंध होती है, जो क्रिया होती है, उसे ही अंतःक्रिया कहते हैं। और उसी अंतःक्रिया का अध्ययन गिलिन के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र है। फिर गिन्सबर्ग के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और मानवीय अंतर संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का क्या है, अध्ययन है। तो यहाँ पर जो गिन्सबर्ग की परिभाषा है वो न केवल मानवीय अंतःक्रियाओं बल्कि मानवीय अंतर संबंधों को भी प्राथमिकता देती है। राइट, और चौथी जो है वो हो जाएगी समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र को समूहों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले हैं नोब्स हो जाएगा, हाइन एवं फ्लेमिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा। राइट, अब जॉनसन के अनुसार यहाँ पर जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को सामूहिक समूहों का अध्ययन माना गया है। इसके साथ ही जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों की विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक क्या है, व्यवस्था है। तो जॉनसन ने भी यहाँ पर लगभग सभी परिभाषाओं को मिला जुला कर दी है। तो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक समूहों का अध्ययन माना गया है और समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। और सामाजिक जो समूह है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक क्या होती है, व्यवस्था होती है। राइट, और इसके साथ ही यहाँ पर कई जो समाजशास्त्री हैं उनकी विचारधाराएं दो से भी हैं। जैसे मैक्स वेबर जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में भी परिभाषित करते हैं। राइट, तो वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाँ, सामाजिक संबंधों के रूप में भी मैक्स वेबर का नाम आता है और यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में भी इनका नाम आता है। राइट, तो ये यहाँ पर समाजशास्त्र की हमने परिभाषाएं देखी। अंत में हम यहाँ पर समाजशास्त्र के महत्व को भी समझेंगे ताकि समाजशास्त्र पढ़ने का औचित्य हमें स्पष्ट हो सके। तो समाजशास्त्र का महत्व हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला, समाजशास्त्र के अध्ययन से संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान होता है। राइट, या ज्ञान की जानकारी हमें प्राप्त होती है। राइट, समाज में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप घटित होते हैं। राइट, और उन्हें आप कानून बनाकर
या कानून का डर दिखाकर या जुर्माने के तौर पर आप उनको अस्थायी रूप से बंद नहीं कर सकते हैं, राइट। वो जो सामाजिक एक प्रक्रिया होती है उसके तहत वो घटनाएं घटित होती हैं। इसीलिए जब हम समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं उनके पीछे को या उनके पीछे जो कारण है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो बाल विवाह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बालिका विवाह हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, बाल विवाह या बालिका जो विवाह है ये एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक कुरीति है, राइट। अब अगर हम कितना ही अच्छा कानून बना दें कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर अपनी बच्ची जिसकी एज 18 साल से कम है उसका विवाह करवा देंगे तो उसको 7 साल की सजा होगी, इतने का जुर्माना होगा, क्या उससे जो है ये बाल विवाह या बालिका विवाह रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि कारण आप डर दिखाकर इस समस्या को निजात नहीं पा सकते, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो कहीं और है। जैसे जो है बाल विवाह के कारण क्या हो सकते हैं, एक तो क्या हो जाएगी यहाँ पर जो है बालिकाओं की क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, राइट। कुल मिलाकर ये है कि जैसे जैसे बालिकाओं की आयु बढ़ती जाती है और हमारे समाज में जो है छेड़खानी हो जाएंगी, दुष्कर्म हो जाएंगे, कई प्रकार के जो है यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखने एवं सुनने को मिलती है। इसीलिए पेरेंट्स में एक असुरक्षा का भाव होता है कि अगर हमारी बालिका को अगर कुछ भी सामाजिक रूप से अगर बदनामी होगी या छेड़खानी होगी तो हो सकता है उससे बच्ची की जिंदगी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर आर्थिक कारण भी हो सकता है कि राइट। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है बालिका को पढ़ाया जाना लिखाया जाना, राइट, और भरण पोषण पे जो खर्चा आएगा तो उससे भी कई बार जो है बचने के लिए एवं उसको डाइवर्ट करने के लिए भी यहाँ पर बाल विवाह बहु विवाह हो जाएगा, राइट। और फिर और अन्य क्या हो जाएंगी, विचारधाराएं हो जाएंगी, राइट। तो इन विचारधाराओं को जो है वो हमको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पर जो है भौगोलिकता कोई अपना महत्वपूर्ण प्रभाव निभा रही हो या फिर हो सकता है वहाँ पर कोई जलवायु कारण भी हो, राइट। तो इस तरीके से जब समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो जो जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, समाज के संपूर्ण ज्ञान से हम उनकी नब्ज को पकड़ पाएंगे, राइट। दूसरा, समाज शास्त्र के अध्ययन के फलस्वरूप हम सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल करने में क्या हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे, अपने आप को उन सामाजिक परिस्थितियों में ढाल लेंगे। जैसे जैसे समाज प्रगतिशील होगा, भले ही हमारी सामाजिक विचारधारा उस नए परिवर्तन से मैच ना खाती हो, फिर भी हमें पता है कि समाज जो है वो परिवर्तनशील होता है, इसमें निरंतरता होती है। इसीलिए हम हो सकता है कि अपने आप को अनुकूल करने में सहायक कर सकते हैं। फिर समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान समय में क्षेत्रवाद या अलगाववाद, राइट, अगर आप देखें तो क्षेत्रवाद जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है या अलगाववाद बढ़ रहा है, राइट। और इस वजह से जो लोग हैं या हमारे देश के नागरिक हैं वो अलग ज़िले की, अलग राज्य की या अलग देश की मांग कर रहे हैं। और इससे होता क्या है कि शुरुआत में ये सही बात है कि हमारे देश में नए ज़िलों का, नए राज्यों का निर्माण होगा तो प्रशासनिक जो है प्रशासनिक सुविधा या प्रशासनिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन जब यही विचारधारा बहुत ही
आगे चली जाएगी। तो आप सोचिए, अगर हर एक भाषा वाला व्यक्ति, हर एक जाति वाला व्यक्ति अपने लिए नया समुदाय की मांग करेगा, नए जिले की मांग करेगा, तो ऐसे तो भारत जो है वो कई भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और अलगाववाद की जो प्रवृत्ति है वो आगे जाकर नक्सलवाद जैसी या उग्र एवं हिंसक गतिविधियों में भी क्या हो जाती है, लिप्त हो जाती है। तो वहीं समाज शास्त्र से हम पढ़ पाते हैं कि जो समाज है इसमें हमको मिलजुल कर रहना, राइट। इसके साथ ही हम जो परंपराएं हैं उनको भी जान पाते हैं, उन परंपराओं का क्या महत्व होता है, राइट, उनके पीछे क्या कारण थे, राइट। जैसे हम आगे जाके 16 संस्कार भी पढ़ेंगे जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं। तो सामाजिक परंपराएं कौन कौन सी हैं, राइट। और कई बार जो सामाजिक परंपराएं होती हैं वो हमको प्रथम दृष्टया जो है वो गलत नजर आती हैं, राइट। जैसे हो सकता है आपको बहुविवाह एवं क्या हो जाएगा, राइट, बहुविवाह हो जाएगा, या बहु पत्नी प्रथा हो जाएगी, या बहुपति प्रथा हो जाएगी, राइट। तो ये जो जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं ये हमको प्रथम दृष्टया हो सकती हैं गलत हो, राइट। लेकिन हो सकता है कि इन घटनाओं के पीछे, राइट, कोई भौगोलिक कारण भी हो सकता है, राइट। हो सकता है कि वहाँ की भौगोलिकता ऐसी हो, या जलवायु के कारण भी हो सकते हैं, भौगोलिकता कारण भी हो सकता है, जलवायु के कारण भी हो सकता है, ताकि वह जो समुदाय है वो अपने भौगोलिक संसाधनों का जो है वर्गीकरण नहीं चाहता है, या फिर उस पर एकता बनाए रखना चाहता है। तो इन वजह से भी जो है वो परंपराएं क्या होती हैं, अस्तित्व में आती हैं। इसीलिए कोई भी सामाजिक परंपरा वो सही है गलत है, समय के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, उनको हम जो है वो यहाँ पर समझ पाएंगे, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारे देश में एक बहुत बड़ी जो है जंग छिड़ी हुई है, राइट, वो ये है कि महिलाओं को जो गर्भगृह हैं, मंदिरों के गर्भगृह हैं, या कुल मिलाकर हर धर्म में महिलाओं को धार्मिक स्थलों पर जाने पर पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रतिबंध है, राइट। तो जब उसको हम संवैधानिक इस तरीके से देखते हैं तो हमको बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि भाई महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के समान है, तो महिलाओं के पास में भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब हम उसको सामाजिक दृष्टि से देखेंगे कि उस परंपरा के पीछे या उस जो है परंपरा के पीछे क्या तार्किक कारण हो सकते हैं, राइट, तो हो सकता है आपका जो नजरिया है वो अलग प्रतीत हो, राइट। तो कुल मिलाकर ये कि सामाजिक दृष्टि से हमको कम से कम इतना तो जानकारी लग जाती है कि कौन सी परंपरा जो है वो सही हो सकती है और कौन सी नहीं है। हालांकि इसका फैसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, राइट। फिर वैसे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता में क्या होती है, सहायक होती है, राइट। समाज शास्त्र के अध्ययन से हम अंतःक्रियाओं के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में, राइट, सामाजिक समूहों के महत्व को समझते हैं, राइट। और इस वजह से भी एकता में क्या होती है, सहायता होती है, राइट। जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हल करने में सहायता मिलती है, हम उन समस्याओं को बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं और उसका जो मूल कारण हो सकता है, जब तक हम मूल कारण को हल करने का नहीं सोचेंगे तब तक वह समस्या भी समाप्त नहीं होगी। फिर जो व्याध किए सामाजिक समस्याएं हैं उनके निराकरण में भी सहायता मिलती है। फिर जो आम समस्याएं हैं उनके निराकरण में भी जो है वो हमको सहायता मिलती है। फिर ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके पुनर्निर्माण में क्या है, सहायक है, राइट। क्योंकि जो है जितनी भी सामाजिक परंपराएं हैं उनमें से अधिकांश परंपराएं जितनी तेजी से शहरी क्षेत्रों का सामाजिक विकास हुआ है उतनी तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक विकास नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि शहरों में आकर जात पात, राइट, समुदाय, ये काफ़ी सारी जो है मान्यताएं धूमिल सी हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाति प्रथा, राइट, समुदाय, ये जो है वो ये मान्यताएं जो हैं वो अभी भी प्रबल मात्रा में है, राइट। फिर इससे नगरीय विकास में भी सहायता मिलती है। फिर जो जनजातीय समस्याएं हैं वो समस्याएं क्यों हैं उनके उन्मूलन में भी हमको सहायता प्राप्त होती है।
फिर सामाजिक नियोजन में भी हमको क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है। फिर अगर हम समाज शास्त्र को भी अच्छे से जी लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, उनका महत्व समझ में आता है, राइट। और इस वजह से हम पारिवारिक स्तर पर भी जो है अपने अच्छे संबंधों को स्थापित करने में सफल हो पाते हैं। फिर अच्छा समाज होगा, देखिए एक अच्छा समाज होगा तो वो प्रगतिशील भी होगा, उसमें राजनीतिक जो है प्रगतिवाद भी होगा, तो आर्थिक प्रगति भी होगी, और अगर सामाजिक रूप से हम सशक्त हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारा प्रजातंत्र भी क्या होगा, अधिक मजबूत होगा। हम मानवीय गुणों को प्राथमिकता देंगे, राइट। और समाज शास्त्र का व्यावसायिक एवं क्या होता है, व्यवहारिक महत्व भी होता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर एक तरीके से बेसिक रूप में सामाजिक समूह क्या होते हैं, समुदाय क्या होता है, समाज क्या होता है, समाजशास्त्र क्या है, विभिन्न परिभाषाएं और समाज शास्त्र के महत्व को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।